अब हम करते हैं आज प्रश्नावली 1.2। 1.2 का 1.2 में हम सबसे पहले बताते थे 1.2 में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। और उसमें जो भी तरीका दिया गया है प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड विधि हम साधारण रूप से पढ़ चुके हैं। छोटी क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि आती है, जैसे हमें 17 एक अभाज्य संख्या, जैसे मान लो 18, 24 और 38, इनका हमें एलसीएम निकालना हो तब तो हम इन तीनों का एक साथ करते हैं। अगर एचसीएफ निकालना हो तो हम इन तीनों का क्या करते हैं, अलग अलग भागों में करते हैं। ऐसे इस प्रकार करते हैं। यही विधि है हमारे इस प्रश्नावली में काम आने वाली है, तो हम इसको हल करते हैं। इसका हम पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद जैसे जैसे दो समान अक्ष, जैसे दो ऐसे समान आ जाए तब उसको घातों के रूप में व्यक्त करना है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 1। टॉपिक 1 में हमें दिया गया है 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हो जाता है 140 देखते हैं। अगर अंतिम अक्षर सम हो तब हमें क्या है, उसमें 2 का भाग, सर्वप्रथम उसमें 2 का भाग देते हैं। अगर अंतिम अक्षर क्या हो, सम, तब हम इसमें 2 का भाग देते हैं तो हो जाता है 14 में 7 बार 0। यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी 2 का भाग देते हैं तो हो जाता है 3, 6, इसे बचता है 1 और 10 में जाता है 5 बार। अगर अंतिम अक्षर 5 या 0 हो, तब उसमें सबसे पहले देख लेना है उनका योग है वो 3 के गुणज में नहीं होना चाहिए। अगर योग 3 के गुणज में नहीं है और अंतिम अक्षर 5 है, यानी जैसे 4 प्लस जैसे ये 45 है, 45 का योग है वो 9 होता है। अगर 9 होता है तब तो हम जानते हैं कि अगर इन दोनों संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं उनका योग अगर 3 का गुणज है, 9 में 3 का भाग जाता है, तब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर है 5, क्या है 5, अब 5 5 10 होता है, 10 3 का गुणज नहीं है, तब हम देखते हैं कि अगर अंतिम अक्षर 5 या 0 हो तब उसमें सीधा है, हम कोई सोच विचार नहीं करना है, उसमें सीधा 5 का भाग दे देते हैं। तब 35 है, 35 में 5 का भाग दे देते हैं तब आ जाता है 7 है। 7 में हम देखते हैं यहाँ पर 7 है, 7 एक अभाज्य संख्या है। 7 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में एक और अपने के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तब यहाँ पर आ जाता है 1। इस प्रकार अब हमें इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो हो जाता है 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7।
यह होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी इन सभी संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो वापस हमारा कितना प्राप्त हो जाता है, 140 प्राप्त हो जाता है। 35 35 2 70 70 2 140 तो हो जाता है। अब हमें इसको घातों के रूप में व्यक्त करना है तो हो जाता है 2 और 2, अगर दोनों समान हो, हम पढ़ते हैं कि a की घात m गुणा a की घात n, अगर आधार समान हो तब घातें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं, प्लस n इस प्रकार हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं 2 की घात 1 2 की घात 1, तब हम यहाँ पर 2 की घात है 1 और 1 कितनी हो जाती है 2। उसके बाद यहाँ देखते हैं यहाँ आधार अलग अलग है, तब आ जाता है 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। 1 की घात हम दर्शाए या ना दर्शाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार इसका है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यह हो जाता है अभाज्य गुणनखंड रूप में। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 है हमारा 156। क्या है 156, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो हो जाता है 2 156। मैंने आपको पहले बताया अगर अंतिम अक्षर सम हो तब उसमें क्या है 2 का भाग संपूर्ण रूप से जाता है, तब इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं, तब आ जाता है 7 बार, पीछे बचता है 1 16, 16 में जाता है 8 बार। इन दोनों का गुणा है वो इसके बराबर होना चाहिए। इस प्रकार हमें या इसमें भाग देना होता है तो आ जाता है 78। 156 में 2 का भाग देते हैं, यहाँ पर भी सम है तब यहाँ पर भी हम 2 का भाग दे देते हैं, तब आ जाता है 3 18 में 9 बार। अब देखते हैं यहाँ पर 3 और 9, 3 और 9 12 होता है, 12 है वो 3 के पाड़े में आता है, तब यहाँ पर हमारा 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग 1 3। 13 है वो हमारी एक अभाज्य संख्या है, तब यहाँ पर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाकर किसका जाएगा, ओनली फॉर 13 का, यहाँ पर आ जाता है 1। अब हमें इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तब आ जाता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो आ जाता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में 156 इजिकल टू, इन सभी संख्याओं को हम आपस में गुणा में लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इस एक को अगर यहाँ दर्शाए या ना दर्शाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर आ जाता है 156 का 156। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कितनी बार आया 2 बार, तब यहाँ पर लिख देते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में हमें दिया गया है 38 25, 38 3825। यहाँ पर सॉल्यूशन में करते हैं 3825। पहले देखते हैं यहाँ पर सम संख्या नहीं है तब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं। अब इसमें देखते हैं इनका योग कितना होता है, 8 और 3 और 8 11 12 13, 13 और 5 18, इस 18 हो रहा है तो हमें पता चल गया अगर इनका योग है वो 3 के गुणज के रूप में होता है, यानी इनका योग अगर 3 के गुणज में, यानी इनके इन संख्याओं का योग करके अगर उसमें 3 का भाग दे और 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तब जाता है 1 8 में 2 बार, पीछे बात जाता है 2 और 2 22, 22 में 7 बार, पीछे बात जाते हैं 5। अब हम देखते हैं इसमें भी अगर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तब देखते हैं 5 7 5 12, 13 14 और 1 15, यानी योग 15 हो रहा है, तब 15 3 के पाड़े में आता है, तो आ जाता है 3 12 में 4 बार, 2 5 बार।
अब देखते हैं इनका योग 3 के गुणज के बराबर होता है या नहीं होता है। 5 और 2 7, 7 4 11, 11 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसमें 3 का तो ये गुणज बन नहीं रहा है। अब देखते हैं अंतिम अगर 5 या अंतिम अक्षर 5 या 0 हो तो तब मैंने आपको पहले बताया था कि अंतिम अक्षर अगर 5 या 0 हो तो हम उसमें बिना सोचे समझे 5 का भाग दे सकते हैं। तब 5 का भाग देते हैं, तब आ जाता है 8 बार, फिर 5 बार। अंतिम अक्षर यहाँ पर भी 5 है, तब यहाँ पर भी 5 का भाग दे देते हैं, तो आ जाता है 1 बार 3 17। 17 एक हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, तब आ जाता है 17। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो हो जाता है 3825 इजिकल टू। अब इन सभी को आपस में गुणा में दर्शाते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, तब हो जाता है 3825 इजिकल टू, यहाँ पर 3 2 आ रहे हैं, तब यहाँ पर आ जाती है 3 की घात 2 गुणा 5 2 आ रहे हैं, तब आ जाता है 5 की घात 2 गुणा 17, कितना आ जाता है 17। इस प्रकार हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 में हमें दिया गया है 5050, कितना है 5005। अब हम इसको करते हैं, तब आ जाता है 5005। सबसे पहले देखते हैं अंतिम संख्या सम नहीं है, तब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं। फिर देखते हैं इसमें अंतिम संख्या है वो है हमारी 5 है, विषम है, तब हम सभी संख्याओं का योग करते हैं। योग करने पर हमें 10 प्राप्त होता है। 10 में 3 का भाग, 10 एक 3 का गुणज नहीं है, तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। अब अंतिम अक्षर 5 या 0 है, तो इसमें 5 का भाग देते हैं, तब आ जाता है 1 0 0 1। अब हम इसमें देखते हैं 1 0 0 1 है, तब हम इसमें देखते हैं इन दोनों का योग है वो तो 2 हो रहा है, 3 का तो जाएगा नहीं। फिर हम इसमें आगे नेक्स्ट भाग देते हैं 7 का देते हैं, तब होता है 7 ये 21, 7 ये 21, क्योंकि 1 है वो तो सम के तो पाड़े में 1 आएगा नहीं, विषम वाले पाड़े में हमारा अंतिम अक्षर है वो 1 प्राप्त हो सकता है। तब 5 आए, अगर अंतिम अक्षर 5 या 0 हो तब तो हम 5 का दे देते हैं। यहाँ 5 नहीं है, अब हम पीछे वाली संख्या पे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमेशा नेक्स्ट वाली संख्या आती है। अगर अंतिम अक्षर कोई छोटी संख्या बच जाए तब हम उसको अंतिम में नेक्स्ट छोटी संख्या ले सकते हैं। लेकिन बीच में जैसे ही हमारे 5 है, 5 के बाद हम 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, लेकिन 5 के बाद हम इसमें 3 का भाग नहीं दे सकते हैं। तो इसमें 7 का भाग देते हैं 1001 में। 1001 में हम 7 का भाग देकर देख लेते हैं, यहाँ पर 1001 भाग 7, क्योंकि 1 है वो 7 के पाड़े में आता है, 9 के पाड़े में 9 9 में 81, तब अंतिम अक्षर 1 आता है। 7 के पाड़े में 7 के 21, अंतिम अक्षर 1 आता है, तब इसमें 7 का भाग देते हैं 1 बार 7, पीछे बच जाते हैं 3, 30 में 4 बार 28, 2 1 3 बार 21, यानी इसमें 7 का भाग है वो संपूर्ण रूप से जाता है। तब यहाँ पर हम 7 का भाग दे देते हैं, तो हो जाता है 1 बार 4 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं 143 यानी 7 के पाड़े में भी अंतिम अक्षर 3 आता है, 7 9 63, तब हम इसमें 7 का देते हैं, तब देखते हैं कि 7 का तो 2 बार जाता है लेकिन 3 में नहीं जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें 9 का, क्योंकि 9 के पाड़े में 7 9 63 3 आता है, 9 का देते हैं, तब आ जाता है 9 9 में
9 एकम 9, पीछे बच जाता है 5, 3 53, 53 में 9 का भाग नहीं जाता है। उसके बाद हम देते हैं 9 का नहीं जाता है, तब हम देते हैं 11 का, क्योंकि हमें सम वाले तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंतिम अक्षर विषम है। तब हम विषम वाली संख्याओं का भाग देते हैं, 11 का देते हैं, तब पीछे बच जाते हैं 4 और 3 7 और 1 8। 11 का भाग देते हैं तब हमारा हो जाता है 143 में हम यहाँ पर 11 का भाग दे देते हैं। एक बार 11, पीछे बच जाते हैं 3 3 33, 3 बार, यानी यहाँ पर हम 11 का भाग है वो संपूर्ण रूप से जाता है, तो हमारा हो जाता है 13। कितनी बार? 13 बार। अब हम जानते हैं कि 13 एक क्या है? अभाज्य संख्या है, तब यहाँ पर सीधा किसका भाग दे देते हैं? 13 का, तब आ जाता है 1। इस प्रकार हो जाता है। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करते हैं, तो हो जाता है 5005 इजिकल टू 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस प्रकार इसमें हम देखते हैं कोई भी संख्या है वो समान रूप से नहीं है, तब हम इसका अभाज्य गुणनखंड रूप है वो इसी रूप में हो जाता है। अगर समान होती तब हम उसको घातों के रूप में व्यक्त कर देते। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 5 में हमें दिया गया है 7429, यह है हमारी संख्या। तो हम करते हैं सॉल्यूशन में। सात 7429। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अभाज्य गुणनखंड रूप में सम है या नहीं है। अंतिम अक्षर सम नहीं है, तब हम देखते हैं इनका योग है वो क्या है। योग है वो कितना होता है? योग होता है 7 और 4 11, 12 13, 13 और 9 13 और 9 हो जाते हैं 9 और 1 10, तब हमारा पीछे जाता है 12, यानी 22 है। तब योग 22 होता है, तब हम जानते हैं कि 22 है वो 3 से भाग विभाजित नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अंतिम अक्षर 9 है। अंतिम अक्षर 9 आते हैं वो आते हैं सम वाले पाढ़े में। 5 के पाढ़े में तो आता नहीं है, 5 के पाढ़े में 5 या 0 आता है। तब हम देखते हैं 7 का अगर भाग देते हैं 1 बार 6 बार 1 बार, यानी यहाँ पर भाग देखकर देख लेते हैं 74 29 भाग 7, 1 बार 4 0 6 बार 9 7 1 बार, यानी 7 पीछे बच जाते हैं 2। तो 7 का तो इसमें जाता नहीं है। अब हम देते हैं 9 का देते हैं तो वो जाता है 8 9 72, पीछे बच जाते हैं 2 2 9 2 18, 9 2 18 4 9 49 भी 7 के पाढ़े 9 के पाढ़े में नहीं आते हैं। उसके बाद हम देते हैं 11 में 6 बार 66, पीछे बच जाते हैं 4 और 4 8 2 82 में 7 बार 77, 5 59 में भी नहीं जाता है। तो हम देते हैं 13 का देते हैं 13 पंजे 65 13 छके 78, तो आ जाते हैं 5 बार 65, पीछे बच जाते हैं 9 2 13 7 91, 19 में भी नहीं जाता है। तो हम देते हैं अब 15 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी संख्याएं 5 या 0 है तभी 15 का भाग जाता है। इसमें 5 और 0 नहीं है। अब हम देते हैं 17 का देते हैं, तब आ जाता है 1 बार नहीं 70 चौके 68, 6 2 62 में जाता है 3 बार 70 3 51, पीछे बच जाते हैं 11 119 में 17 का भाग जाता है 7 बार 119,
यानी इसमें 17 का भाग है वो संपूर्ण रूप से जाता है, तो हम सबसे पहले इसमें किसका भाग देंगे? सबसे पहले इसमें 17 का भाग देंगे, क्योंकि 17 से पहले किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं है। तब यहाँ पर देते हैं 17, यहाँ पर आ जाता है 17 का भाग देने पर 4, 3 और 7 क्या आ जाता है। अब हम देते हैं 17। अब हम इसी संख्या में वापस 17 का देकर देख लेते हैं क्या ये 17 से विभाजित है या नहीं है, क्योंकि हम अब इससे छोटी संख्या का भाग दे नहीं सकते हैं। तो हो जाता है 4, 3, 7, इसमें देते हैं 17 का, 17 का 17, 70 2 34, 6 और 3 9, 17 के पार्ट में 97 नहीं आते हैं, तो हम देते हैं अब 19 का, 19 का देते हैं, तो बच जाते हैं 19 2 38, पीछे बच जाते हैं 3 और 2 5, 19 57 यानी 23 बार। अब हम देते हैं इसमें 19 का भाग है वो संपूर्ण रूप से जाता है, तब आ जाता है 2 और 3 23 बार। 23 बार इसमें 19 का भाग आता है। अब हम जानते हैं कि 23 एक क्या है? अभाज्य संख्या। 23 एक क्या है? अभाज्य संख्या। तब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1। 23 एक अभाज्य संख्या है, तब हम इसमें सीधा किसका का भाग देंगे? बिना सोचे समझे ही 23 का भाग दे देते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तब हमारा हो जाता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसमें व्यक्त करते हैं, तो हो जाता है 74 29 इजिकल टू 17 गुणा 19 गुणा 23 ये हो जाता है। अगर इसकी हमें जांच करनी हो कि ये हमारा सही है या नहीं है, तो हम आप इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है क्या ये हमारा सही है क्वेश्चन या नहीं है। इस प्रकार हमारे पहला क्वेश्चन है उसके 5 के 5 टॉपिक है वो संपूर्ण हो जाता है। इसमें हमने सबसे पहले ये बात देखनी है कि अगर 2 का भाग देना हो तो हमें किसी भी संख्या में अगर जांच करनी हो कि इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए अंतिम अक्षर अगर सम है, अंतिम अक्षर अगर हमारा सम है तो उसमें 2 का भाग 100% जाएगा। अब हम देखना है कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 3 की अगर जाँच करनी हो तब हम देखते हैं कि इसमें जितनी भी संख्या हमारी दी जाती है, जितनी भी संख्या हमारी दी जाती है, जैसे ये दी गई है 38 25, जितनी भी संख्या दी जाती है उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दो। जोड़ने के बाद उस संख्या में 3 का भाग दे दो। अगर उस संख्या में 3 का भाग जाता है इसका मतलब इस संख्या में भी क्या है? 3 का भाग जरूर जाएगा। उसके बाद देखते हैं 4 एक सम है, तब उससे पहले 2 का भाग चला जाएगा। अब इसके बाद आता है 5 की अगर हमें जांच करनी हो तो हमें पहले तो हमें 5 की जांच करने से पहले हमें 3 की जांच करनी होगी। अगर 3 का भाग नहीं जाता है और अंतिम अक्षर 5 या 0 हो, 3 का भाग नहीं जाता है और अंतिम अक्षर 5 या 0 हो, अगर 0 होगा तो उससे पहले 2 का चला जाएगा। अगर हम पहले 3 का देते हैं बाद में हमें 0 प्राप्त हो, तब हमें पता है पहले हम 3 का भाग दे दिया, उसके बाद हम 2 का भाग नहीं दे सकते हैं, तब हम उसमें सीधा 5 का भाग देते हैं। अंतिम अक्षर क्या हो? 5 या 0 हो। अगर 6 है तब 6 का तो हम सीधा जानते हैं कि 6 है वो तो एक सम संख्या है, उससे पहले 2 का चला जाएगा। अगर 5 के बाद 6 आता है, 5 के बाद अंतिम अक्षर 6 आता है, तब हम उसमें 6 का भाग देखकर देख लेते हैं। 7 हो तब हम उसमें आगे हैं वो हमारा भाग वाला तरीका होता है। उसके बाद अगर हमें यह जांच करनी हो कि अंतिम अक्षर सम है, अंतिम अक्षर है वो विषम है, अंतिम अक्षर क्या है हमारा? विषम है, तब हमें अंतिम अक्षर अगर हमारा विषम और उससे पहले 5
3 और 2 का भाग नहीं जाता है, 5 3 का भाग नहीं जाता है। आगे जितनी भी संख्याएं विषम, अगर अंतिम अक्षर विषम हो तो हमें विषम वाली संख्याओं का भाग देना है, अगर अंतिम अक्षर हमारा सम हो तो हमें सम वाली संख्याओं का भाग देकर उसका देखना है कि किसका भाग जाता है। इस प्रकार हम करते हैं। जैसे हमारे मेन है वो हमारे कितने 6 या हमारा मेन जो पार्ट है वो 5 तक है, वो हमारा रूल है। वो इस प्रकार सीधा अंदाज लगाकर हम कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व एलसीएम याद कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणा HCF है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्तक। इसको हम हिंदी में लिखते हैं लघुत्तम समापवर्तक। HCF को हम लिखते हैं महत्तम समापवर्तक। यह होता है HCF और एलसीएम को हिंदी में महत्तम, और जैसे हम लासा और मासा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लासा और मासा। इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं लेसे। HCF को पढ़ते हैं मैसे। क्या पढ़ते हैं? लेसे मैसे। इसको हम हिंदी में लासा मासा पढ़ते हैं। तब हम करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि हमें कोई पूर्णांक दिया गया है जिसका क्या करना है। सबसे पहले तो एलसीएम, सबसे पहले HCF, उसके बाद एलसीएम, दोनों याद करने। उसके बाद जांच करनी है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो हम पहला टॉपिक करते हैं इसका। वो दिया गया है 2691। कितना है? 26 व 91। पहले करते हैं HCF के लिए मैंने आपको पहले बताया थी कि इन जितनी भी संख्या दी होगी उनको क्या है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। तो हो जाएगा अंतिम अक्षर सम है, तो इसमें तो किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा, तो आ जाएंगे 13। फिर आ जाएगा 13, एक अभाज्य संख्या है तो आ जाती है 13 में 1। उसके बाद करते हैं इसका 91 का हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग है वो 1 से 3 के गुणज नहीं है। 9 और 1 10 होता है, तब 10 3 का गुणज नहीं है। तब हम इसमें देते हैं 5 अंतिम अक्षर 5 नहीं है, तब हम देते हैं 7 का देते हैं, तब आ जाता है एक बार 7, पीछे बच जाता है 2, 21 में 7 का जाता है 3 बार, तब आ जाता है 13 एक बार।
अब हमें इसका HCF निकालना हो तो हम इन सभी संख्याओं को क्या है पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो बताता है 91 गुणा 27 गुणा 13 गुणा 1। इसको इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। तब हो जाता है, अब हम इसका क्या करना है HCF, क्या याद करना है HCF। HCF अगर हमें याद करना हो तो हम इसमें क्या करते हैं, जो भी अक्षर इन दोनों में समान है, जो भी इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका अभाज्य गुणनखंड दोनों में समान आई, जैसे इसमें है ये आता है 13 समान आता है। आप इस वन को ना लिखो तो भी चलता है, 13 समान होता है। अब इसका HCF तो कितना हो जाता है 13। एलसीएम अगर हमें क्या याद करना हो एलसीएम, अब यहाँ पर हम करते हैं एलसीएम याद करना हो तब जो HCF आता है उसको तो HCF वाली संख्या लिख देते हैं। अब देखते हैं इसमें शेष कितनी कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड बचे हैं। शेष बचा है 2 गुणा 7 ये बचा है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 2 एक बार है, अगर यहाँ पर 2 बार आता तो हम इसमें क्या करते हैं 2 की महत्तम यानी 2 सबसे अधिक कितनी बार है। मान लो कि यहाँ पर 91 नहीं कोई और संख्या होती और यहाँ पर 2 है 3 बार आता है, यहाँ पर 2 बार आता, तो हम देखते हैं कि 2 अधिकतम कितनी बार है। अधिकतम अगर 3 बार है तो 2 को कितनी बार लिखते 3 बार लिखते। इसका एलसीएम आ जाता है 7 2 14 या फिर 13 2 26, 13 2 26, 26 को 7 से गुणा करता है तब हमारा हो जाता है 26 गुणा 7 तो हो जाता है 7 संग 42, 14 और 4 26 को 7 से गुणा करता है तब हमारा आ जाता है 182। यानी इसका एलसीएम है वो कितना प्राप्त हो जाता है हमारा 182। HCF कितना प्राप्त हो जाता है 13। अब हमें इसकी ये जांच करनी है। अब हम क्या करनी है इसकी जांच, तब हम यहाँ पर करते हैं जांच। अब हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तब हम इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं गुणनफल करते हैं 26 गुणा 91 इजिकल टू बराबर में क्या लाना है एलसीएम गुणा HCF। हमें यह बताना है कि ये होता है या नहीं होता। HCF हमारा कितना है 13, एलसीएम आता है 182। अब हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, इनको आपस में गुणा करते हैं, इनको आपस में गुणा करते हैं, तब हम देखते हैं कि यह हमारा 206 प्राप्त होता है या नहीं होता है। 26 के पार्ट बोलता है तब 26 का 26 हासिल 2, 26 9 में 234 और 2 हो जाते हैं 234 और 2 हो जाते हैं 236। कितना हो जाता है 236। यानी 26 को अगर 91 से गुणा करते हैं तब हमें कितना प्राप्त होता है 2366। अब हम देखते हैं इनका भी गुणा करते हैं तब इतना प्राप्त होता है या नहीं होता है। 13 2 26 हासिल 2, 13 8 104 और 2 हो जाता है 106, 10 13 एकम 13 और 10 हो जाते हैं 23। अब हम देखते हैं इन दोनों संख्याओं का है जो वो मान है बराबर प्राप्त होता है। इसका मतलब हमारी ये है, हमारा ये जो होता है एलसीएम गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा जो पर में दी गई है इस प्रकार हम इसका सिद्ध कर सकते हैं कि ये संख्याएं हैं दोनों बराबर हैं और इसका एलसीएम HCF गुणा भी करने पर भी बराबर प्राप्त होता है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है 510 और 92, 510 वे 92। इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम क्या करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, तब आ जाता है 510 का और उसके बाद करते हैं 92 का। अगर आपको एलसीएम निकालना इस विधि से नहीं आए तब आप इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखकर यहाँ पर 26 91 एक साथ लिखकर भी इसको हल कर सकते हो। तो वो जाता है 13 गुणा 13 और कितना आ जाता है 91 का 91, फिर 7 का देते हैं तब आ जाता है
13 13 13 का 1 1। इस प्रकार भी इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद इन संख्याओं को गुणा करेंगे तब हमारे क्या प्राप्त हो जाता है, एलसीएम। मैंने इस तरीके से किया, आप इस तरीके से भी एलसीएम याद कर सकते हो और इस तरीके से भी एलसीएम याद कर सकते हो। इसमें करते हैं 510 में, 510 यानी अंतिम अक्षर संख्या है, तब इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 का जाएगा 2 बार 14, 4 1 11 में 5 बार, उसके बाद 5 बार। अब हम देखते हैं 5 5 10 और 2 12, यानी इनका योग है वो तो अंतिम अक्षर सम नहीं है। अब 2 का तो जाएगा नहीं। अब देखना है 3 का जाता है या नहीं जाता। 3 की जांच करने के लिए हम देखते हैं इसमें इनका योग है वो क्या होता है, एक 3 का गुणज होता है। अब इसमें क्या कर देते हैं, 3 का भाग दे देते हैं। 3 का भाग जाएगा तब आ जाएगा 8 3 24 और 5। अब हम देखते हैं 85 में 8 और 5 13। अब 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 13 एक इसका 3 का गुणज नहीं है। तब हम देखते हैं 4 का तो जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है। 5 का अंतिम अक्षर 5 या शून्य, तो हम किसका देता है, 5 का। तो बताता है 1 और 7 17 हमें पता है कि एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब हम करते हैं 92 का। बानवे का करते हैं, अंतिम अक्षर अगर सम है तब हम इसमें क्या किसका देते हैं, 2 का। 2 का देते हैं तब आ जाता है 4 बार 8 और 6 46। फिर भी अंतिम अक्षर सम है तब फिर करते हैं 2 का, तब आ जाता है 4 बार 2 और 3 23 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तब इसमें जाता है 23 में एक बार। अब हम करते हैं इसमें एलसीएम। क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यहां पर भी लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करता है तो आ जाता है 510 इजिकल टू, और यहाँ पर आ जाता है 92 इजिकल टू। यहाँ पर कितना है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। यहाँ पर आ जाता है 2 गुणा 2 गुणा 23 याद आता है। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ। क्या याद करना है, पहले एचसीएफ याद करते हैं। तो हमें पता है कि एचसीएफ है वो तो हमारा क्या होता है, इसकी महत्तम। इसमें देखते हैं दोनों में समान संख्या कौन सी है। दोनों संख्याओं में समान संख्या 1 2 है और कोई सी नहीं है। 2 भी कितनी बार है, एक बार समान है। अगर 2 बार होते तब इसको हम 2 बार लिखते, तब हमारा एचसीएफ तो आ जाता है, कितना आ जाता है, 2। एचसीएफ कितना आ जाता है, 2। इसके बाद हम करते हैं एलसीएम याद करना हो तो हम देखते हैं 2। पहले तो हम एचसीएफ वाला लिख लेते हैं, एचसीएफ हमारा 2 है तब 2। उसके बाद देखते हैं इसमें कोई और संख्या तो समान नहीं है। अगर और संख्या समान नहीं है, अगर और संख्या समान होती तो वो तो एचसीएफ में आ जाती। अब और संख्या समान नहीं है तो हमें देखना है कि अब शेष बची संख्या कौन कौन सी हैं। अगर उनकी दोनों संख्या समान हो, यानी एक ही है, अगर 2 संख्या समान हो और उसकी घात क्या हो, अधिक हो, जैसे यहाँ पर 5 है, अगर एक बार और 5 होता तब उसकी हम अधिकतम घात लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार ही है तो हम इन सभी शेष बची संख्याओं को इसमें लिख देते हैं। तब यहाँ पर आ जाता है 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। इस प्रकार आ जाता है। अब हम इसमें एलसीएम निकालना है तो हम करते हैं एलसीएम। 2 3 6 6 5 30, 2 3 6 6 5 30, 70 3 51, 510 को 2 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 510 यानी 1020। अब 1020 को हमें किससे करना है, 1020 को 23 से गुणा करना है। 0 23 2 46 और 23, यानी इसका एलसीएम है वो कितना आ जाता है, 23,460। 23,460 ये हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, इसका एलसीएम प्राप्त हो जाता है। अब हमें इसकी जांच करनी है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, जांच क्या करनी है, दोनों संख्याओं का
गुणनखंड, गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तब हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। 91 510 गुणा 92 इजिकल टू, बराबर में क्या लाना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एचसीएफ होता है 2 गुणा एलसीएम, एलसीएम हमारा कितना आ जाता है 23,460, यह है। तब हम इसका गुणा करते हैं यहाँ पर 510 को 92 से, 510 को 92 से, 0 92 का 92 9। अब हम कर लेते हैं एक बार 92 को 5 से, सीधा 92 को 5 से, तो आ जाता है 5 2 10 1 45 और 1 46, यानी 46। और यहाँ पर हासिल कितनी गई 92, तब यहाँ पर हासिल आ जाती है 9। 560, 560 में 9 जोड़ते हैं तब आ जाता है 559, कितना आ जाता है 459, ये आ जाता है हमारे का 92 से गुणा करने के बाद हमें ये संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी 510 को 92 से गुणा करते हैं तब हमें प्राप्त होता है 46,920, कितना प्राप्त हो जाता है 46,920। अब हम करते हैं 23,460 को 2 से गुणा, 23,460 को 2 से गुणा करना है तो हम यहाँ पर सीधा ही कर लेते हैं 0 12 का 2 1 8 और 1 9 3 2 6 2 2 4, यानी इसका भी कितना प्राप्त हो जाता है हमारा 23,920। इस प्रकार हमें दोनों के संख्याओं का गुणनफल व उसका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल है वो कितना प्राप्त हो जाता है, बराबर प्राप्त हो जाता है। अब हम इसमें करते हैं भाग 3। इसका करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में हमें कौन कौन सी संख्या दी गई है 360 और 54। 360 नहीं, यहाँ पर है 336, 336 और 54, क्या दिया गया है 54। सॉल्यूशन में हम करते हैं तो हमारा हो जाता है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इस 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर 336 का, यहाँ पर करते हैं 54 का, तो वो जाता है 336 में 2, यहाँ पर देखते हैं अंतिम अक्षर सम है तब हम 2 का भाग देते हैं, अंतिम अक्षर सम है तब 2 का भाग देते हैं, तब हो जाता है 1 13 में 6 बार 8 बार, कितना आ जाता है। यहाँ पर भी अंतिम अक्षर सम है तब यहाँ पर दे देते हैं, तब आ जाता है 8 और 4। यहाँ पर भी अंतिम अक्षर सम है तब यहाँ पर भी 2 का भाग दे देते हैं, तब आ जाता है 4 2। यहाँ पर भी समय तब यहाँ पर भी दे देते हैं 2 1, तब आ जाता है 21। अब हम देखते हैं 21 है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होता है हमारा 3 होता है, तब इसमें क्या दे देते हैं 3 का भाग, कितना आ जाता है 7 7 1 हमारी क्या है अभाज्य संख्या है, तब आ जाता है 1। इस प्रकार हो जाता है। अब हम करते हैं 54 में, 54 में अंतिम अक्षर सम है 2 का, तब आ जाता है 2 7, इन दोनों का योग है वो अंतिम अक्षर सम नहीं है। अब हम देखते हैं इन दोनों का योग है वो 3 का गुणज है, 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तब आ जाता है यहाँ पर 3 का भाग, तब आ जाता है 7 और 2 9, तब आ जाता है 9 बार, कितनी बार 9 बार। अब हम देखते हैं इसमें 9 है, 9 में भी 3 का भाग जाता है, तब आ जाता है 3, 3 में भी 3 का भाग जाता है, तब आ जाता है 1, याद आता है। अब हम इसको क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, यहाँ पर करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड रूप हमारा हो जाता है 336 इजिकल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4, कितनी बार 4 बार, 3 गुणा 7 गुणा 1 को हम ना लिखे तो भी हमारा चल जाता है। अब हम करते हैं 54 का, 54 का हो जाता है हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यह हो जाता है। अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ,
क्या निकालना है? HCF। HCF निकालते हैं तो हम देखते हैं इन दोनों में कौन कौन सी संख्याएं समान हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं समान है। तब यहाँ पर आ जाती है 2 की घात है वो कितनी आ जाती है? एक तो इसमें 2 2 समान है और एक इसमें है 3 3 समान। तब हम इन दोनों को आपस में गुणा में लिख देते हैं 2 गुणा 3। तब हमारा HCF आ जाता है कितना? आ जाता है 6। 2 को 3 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 6, यानी इसका HCF तो हो जाता है 6। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो हमारा हो जाता है एलसीएम निकालना है तो हम देखते हैं इसमें समान, पहले तो लिखते हैं HCF लिख लिया। उसके बाद देखते हैं शेष बची संख्याओं को उसका गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, या फिर जैसे यहाँ 2 3 बार आए तब यहाँ पर देखते हैं 2 की घात मैक्सिमम कितनी हो जाती है? 3, क्योंकि ये तो है या इसमें शामिल हो गया। तब यहाँ पर 2 की घात 3 है, तब यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद देखते हैं 7, यहाँ पर लिख देते हैं 7 गुणा, उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3। ये तो 3 हमारे इसमें शामिल हो जाता है। तब यहाँ पर आ जाता है एलसीएम इजिकल टू 6। 6 दूए 12, 12 दूए 24, 6 दूए 12, 12 दूए 24, 24 दूए 48। यहाँ पर करते हैं 3 3 9, 9 3 27, 9 7 63। यहाँ पर आ जाता है 63 और यहाँ से आ जाता है 6 दूए 12, 12 दूए 24, 24 दूए 48। कितना आ जाता है? 48। या फिर आप ऐसे कर लो, इसको गुणा करते हैं तब आ जाता है 12, इसको गुणा करते हैं तब आ जाता है 24, इसको करते हैं तब आ जाते हैं 48। 48 को हम किससे कर लेते हैं? 7 से। 48 को 7 से तब आ जाता है हमारा 7 8 56, 5 28 और 5 33। कितना आ जाता है? 33। यानी यहाँ तक तो आ जाता है 333। 333 इन दोनों का संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाता है? 9, और यहाँ पर आ जाता है 336। अब हम 336 को 9 से गुणा कर देते हैं। किससे? 9 से। तो हो जाता है 9 छंग 54, तब आ जाता है 9 छंग 54, तब आ जाता है पीछे बच जाता है हमारा हासिल 5, 9 3 27 और 5 32, 3 9 3 27 और 3 30, 27 और 3 30। तो हो जाता है 3024। कितना आ जाता है? 3024। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारे को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इसके ऊपर संख्या में गुणनफल लिखा था। तो आ जाता है हमारा यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना आ जाता है? 3024। अब हमें क्या करनी है? जांच। यहाँ पर करते हैं जांच में क्या करनी है? 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल। तब यहाँ पर करते हैं 336 गुणा 54 इजिकल टू HCF गुणा एलसीएम। HCF कितना है? 6 गुणा 3024। पहले हम 336 को 54 से गुणा करते हैं। 336 गुणा 54, 6 चौक 24, 2 12 और 2 14, 1 12 और 1 13, 30, 15 और 3 18, 15 और 1 16, 4 4 11 8 1 18,444। कितना आ जाता है? 18,444। इसका तो आ जाता है 18,144। कितना आ जाता है? 18,144। उसके बाद हम करते हैं 3024 को 6 से। 3024 को 6 से हम सीधा भी कर सकते हैं। 24 × 144, 6 18। अगर हम यहाँ पर करते हैं तब हो जाता है 3024 गुणा 6, तब हो जाता है 6 चौक 24, 2, तब आ जाता है 12 और 2 14, 0 का 0 और 1 1, 6 18। यानी इसका भी गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 1024।
18,144। कितना आ जाता है? 18,144। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 2 है वो संपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार इसमें हमें एलसीएम निकालना था। सबसे पहले इसमें क्या करना था? एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद हम करते हैं एलसीएम। हमने ये ट्रिक बताई थी, अगर ये ना आए तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हो। इस ट्रिक से इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तब हमारा कितना प्राप्त हो जाता है? एलसीएम प्राप्त हो जाता है। उसके बाद एचसीएफ के बाद एलसीएम के बाद हमें इसकी जांच करनी थी, दोनों संख्याओं का गुणा है और एलसीएम एचसीएफ का गुणा है वो बराबर आता है या नहीं आता है? आता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 नंबर दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम याद कीजिए। याद कीजिए। इसका पहले टॉपिक में हमें संख्या दी गई है 12, 15 व 21। इसमें हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तब हम क्या करते हैं? इसमें अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अलग। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 में हमें देखना है अंतिम अक्षर समय तब इसमें हम किसका भाग देते हैं? 2 का जाता है 6 एक समय, इसमें भी जाता है 3 का, 3 में 3 का 1। इसमें देखते हैं अंतिम अक्षर सम नहीं है तब हम देखते हैं इन दोनों का योग है वो कितना हो जाता है? 5 और 1 6, तब 6 है वो 3 से विभाजित है, 6 3 का गुणज है तब यहाँ पर दे देते हैं 3 का, तब आ जाता है 5। अंत 5 में 5 का, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद देते हैं इसमें देखते हैं 2 और 1 3, यानी इन दोनों का योग 3 हो रहा है तब इसमें किसका भाग देता है? 3 का जाता है तब आ जाता है 7 एक अभाज्य संख्या तब आ जाता है 1। इसका अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तब हम इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो आ जाता है पहले 12 का, फिर 15, फिर 21। 12 का दिया गया है 2 गुणा 3, इसका हो जाता है 3 गुणा 5, इसका है 3 गुणा 7। एचसीएफ याद करना हो तो हम देखते हैं कि इन तीनों में समान कौन सा अंक आया है। यहाँ पर भी 3 आया है, यहाँ इन दोनों में भी 3 आया है, यानी 3 इनमें समान है तब इसका एचसीएफ तो कितना हो जाता है? 3। एचसीएफ हो जाता है 3। अब हमें करना है एलसीएम याद करने के लिए सबसे पहले एचसीएफ कितना आया? 3 गुणा। अब शेष जितनी भी संख्या बची है उसको इसके गुणा के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दो। 2 गुणा 5, इसमें बचा है 7। अब हम इस सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं तो आ जाता है
3 2 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 7 छंग 42, तब आ जाता है एलसीएम आ जाता है 420। एलसीएम कितना आ जाता है 420। यह आ जाता है हमारा एलसीएम। और यह आ जाता है एचसीएफ। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 में हमें दिया गया है 17 23 29। 17 23 व 29 एचसीएफ निकालना है। तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके सभी का अलग अलग रूप में अभाज्य गुणनखंड। सत्रह की अभाज्य संख्या है, तब 17 का 1। इसमें देखते हैं 23, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो आ जाता है 1। इसके बाद देखते हैं 29, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तब आ जाता है 1। अब हमारे को ये प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं अगर संख्याएं सभी अभाज्य संख्या हो तब उसका एचसीएफ है वो कितना होता है 1 प्राप्त होता है। तब हम इसको में लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाता है। तब हम इसको लिखते हैं 17, उसके बाद 23, उसके बाद 29। 17 23 29। इसमें देखते हैं एचसीएफ। यहाँ पर क्या करना है एचसीएफ याद करना है। इसमें देखते हैं कोई भी संख्या समान नहीं हो तो इसमें क्या कर देते हैं 1 है वो कर देते हैं, ये नीचे वाला 1 है उसको भी व्यक्त कर देते हैं। देखते हैं इनमें सभी में 1 आता है, यानी इसमें हम एक ये मेथड भी कह सकते हैं कि कोई अगर सभी संख्याएं आपस में अभाज्य संख्याएं हो, सभी संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तब उसका एचसीएफ है वो हमेशा कितना होता है 1 ही प्राप्त होता है। तो आप कोई सी भी 3 4 कितनी भी आप संख्याएं अभाज्य संख्या ले लो और उसका एचसीएफ निकालोगे तब हमें कितना प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। अब हमें करना है एलसीएम। क्या याद करना है एलसीएम। एलसीएम याद करना है तो हम देखते हैं कि एचसीएफ तो बनाया तब 1 गुणा अब शेष बची संख्याएं, शेष पहले में 17 बचती है, सेकंड में 23, उसके नीचे 29। 1 से गुणा करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब हम करते हैं 23 29 और 17। पहले करते हैं 29 गुणा 23, तब आ जाता है 23 नमा 207, 20 23 2 46, 46 और 20 66, कितना आ जाता है 667। कितना आ जाता है हमारा 667। अब हम देखते हैं 667 को किससे गुणा करते हैं 17 से, 70 7 119, उसके बाद आ जाता है 11, 70 छक्के 102, 102 और 11 113, 11 70 छक्के 102 और 11 113, कितना आ जाता है 11,339। हमारा एलसीएम कितना आ जाता है 11,339। कितना आ जाता है 39। अगर हमें अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछे, मतलब 3 4 जितनी भी अभाज्य संख्या दी गई है उसका एलसीएम पूछे, तब हम उन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं, तब हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाता है। अगर उसका एचसीएफ पूछे तो उसका एचसीएफ हमें सदैव कितना होता है 1 प्राप्त होता है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में दिया गया है 8 9 और 25। 8 9 व 25। 25 एचसीएफ याद करना है तो हम इनका अलग अलग गुणनखंड कर देते हैं, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं।
8 में 8 एक सम संख्या है, इसमें जाता है 2 का 4, 4 भी सम संख्या है, 2 का 2, 2 में 2 का 1, 3, 9, 9 में 3 का भाग जाता है 3, 3 में 3 का 1, 25 में 25 सम नहीं है, दोनों संख्याओं का योग भी 9 3 का गुणज नहीं हो रहा है, तब हो जाता है 5 का, अंतिम अक्षर 5 या 0, तब 5 का 5 में एक बार याद आता है। अब हम इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखना है तो हो जाता है 8, 9, 25 बराबर 8। 8 में हम 8 का लिख देते हैं, 8 में जितनी भी संख्या है उसको आपस में गुणा के रूप में 2 गुणा 2, इसमें आ जाता है 3 गुणा 3, इसका आ जाता है 5 गुणा 5। HCF, अगर हम HCF निकालना है तो हम देखते हैं कि इसमें और इसमें तीनों में समान कोई भी संख्या नहीं है, तब हम इसमें उसका HCF कितना आ जाता है। अगर किसी भी संख्याओं का 3 या 4 हो, उसमें अगर हमें कोई भी संख्या समान ना मिले तब उसका HCF कितना हो जाता है हमारा 1। HCF कितना हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एलसीएम याद करना है, तब हो जाता है शेष बची संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तब यहाँ पर देखते हैं कि 2 कितनी बार है, 3 बार, तब देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर देखते हैं यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार। उसके बाद देखते हैं 5 कितनी बार है, 2 बार गुणा 5। अब हम इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तब हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाता है 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72। अब 72 को 5 पंजे 25, ये हो जाता है 5 पंजे 25, और यहाँ तक आ जाता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 8 3 24, 24 3 72। 72 को हम कर देते हैं 25 से गुणा, 25 2 50, 5 7 25 7 175, 175 और 5 180, कितना हो जाता है 180। तो हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हो जाता है 1800। कितना प्राप्त हो जाता है 1800। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 72 को 5 से तो आ जाता है 5 2 10, 1 35 और 1 36, और 36 गुणा 5 36 में 180 होता है। तो हमारा कैसे भी करो हमारा एलसीएम इसका गुणा है वो हमारा इन सभी संख्याओं को गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है 1800। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि किस संख्या का गुणा किया और क्या प्राप्त हुआ। तब हो जाता है हमारा एलसीएम इसका हो जाता है 1800। एचसीएफ हो जाता है 1। किसी भी अभाज्य संख्याओं का अगर हमें गुण एचसीएफ निकालना हो तब सदैव कितना होता है 1। अगर उसका एलसीएम निकालना हो तब उन सभी अभाज्य संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं, तब हमारा प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 संपूर्ण हुआ।